हेलो स्टूडेंट्स, ऑल इन वन कोचिंग शिवरी नारायण में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं खेल एवं शिक्षा मनोविज्ञान पर। अति महत्वपूर्ण टॉपिक, अभी आगामी आप लोगों के जो छात्रावास अधीक्षक के परीक्षा होने वाले हैं, इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहां से आप लोगों के सिलेबस में एक महत्वपूर्ण टॉपिक नया ऐड किया गया है, जहां से आप लोगों के क्वेश्चन बनेंगे, निश्चित तौर पर बनेंगे। ये क्वेश्चन के थ्योरी पोर्शन पर डिस्कस करेंगे और थ्योरी पोर्शन पर डिस्कस करने के बाद हम यहाँ जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम में आप लोगों के पूछे जा सकते हैं, ऐसे एग्जाम के बहुत सारे क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर भी चर्चा करेंगे कि किस तरह से इस टॉपिक में प्रश्न बनेंगे। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से जल्दी आ जाइए, जल्दी से जल्दी जुड़िए, ताकि जल्दी से जल्दी हम आज का जो सेशन है वो स्टार्ट कर सके। चलिए फटाफट जुड़ेंगे सभी। वेरी गुड, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा जो टॉपिक है, इसमें है नई शिक्षा नीति। नई शिक्षा नीति। नई शिक्षा नीति की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो इस नई शिक्षा नीति से संबंधित क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, इस पर हम चर्चा करते हैं। दोस्तों, जो नवीन शिक्षा नीति है, ये शिक्षा नीति आया है 2020 में। ये सन बहुत महत्वपूर्ण है। यहां से संबंधित मैं महत्वपूर्ण पॉइंट पर चर्चा करूंगा। तो देखिए, सन भी याद करने में कोई समस्या नहीं आना चाहिए, क्योंकि 2020 बहुत इजी है याद करने के लिए, आप इसको याद रख सकते हैं। इसके बाद नवीन शिक्षा नीति क्या है, किसके रिपोर्ट पर इसे लागू किया गया, क्या महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको जानने के लिए मैं आप लोगों को एक पॉइंट बता रहा हूं। मानव के शिक्षा से प्रत्येक व्यक्ति रचना में रंग भरेंगे। मानव के शिक्षा से, ये एक पॉइंट याद रखना है आपको, मानव के शिक्षा से प्रत्येक व्यक्ति रंग भरेंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले मानव के शिक्षा से आपको यह याद रखना है, मानव के शिक्षा से आपको यह पॉइंट याद रखना है कि इसी शिक्षा नीति के तहत ही जो मानव संसाधन मंत्रालय है, ठीक है, कौन सा मंत्रालय? मानव संसाधन मंत्रालय। इसका नाम बदल दिया गया और इसका नाम कर दिया गया शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय, यह महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान रखना। इस नीति के तहत मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? शिक्षा मंत्रालय। यह महत्वपूर्ण पॉइंट है। यह नई शिक्षा नीति किसके लिए है? तो यह प्रत्येक स्तर के व्यक्ति के लिए, ठीक है। शिक्षा से प्रत्येक व्यक्ति रचना में रंग भरेंगे। इसमें थोड़ा सा सुधार कर लेना, प्रत्येक व्यक्ति अपने रचना में रंग भरेंगे, याद रखना, रचना में रंग भरेंगे। मानव के शिक्षा से प्रत्येक व्यक्ति रचना में रंग भरेंगे। ये प्रत्येक व्यक्ति के रचनात्मक विकास के लिए है। किसके लिए? प्रत्येक व्यक्ति के एक एक पॉइंट महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना ना, कि रचनात्मक विकास के लिए। रचनात्मक विकास, प्रत्येक व्यक्ति का रचनात्मक विकास करने के लिए इस नई एजुकेशन पॉलिसी को लागू किया गया है, ठीक है। इसके साथ साथ रंग से आपको एक की पॉइंट याद रखना है। रंग से बहुत महत्वपूर्ण है कस्तूरी रंगन। रंग से कस्तूरी रंगन जो है, ये अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे। इन्हीं की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी और इन्हीं के अध्यक्षता वाली जो समिति थी, इन्होंने जो रिपोर्ट सौंपा, उसी रिपोर्ट के आधार पर ही इस नई
न्यू जो एजुकेशन पॉलिसी है, नई शिक्षा नीति है, इसको लाया गया। इस चीज को ध्यान रखना। अब दोस्तों ये जो नई शिक्षा, ये ट्रिक याद रखना, मानव के शिक्षा से प्रत्येक व्यक्ति रचना में रंग भरेंगे। मानव के शिक्षा से प्रत्येक व्यक्ति रचना में रंग भरेंगे। इससे आपको ये की पॉइंट याद हो जाएंगे। मानव विकास मंत्रालय से शिक्षा मंत्रालय प्रत्येक व्यक्ति के रचनात्मक विकास के लिए, और कस्तूरी रंगन जो थे इन्होंने ये काम इनके रिपोर्ट के आधार पर इसको लागू किया गया। ये महत्वपूर्ण पॉइंट। इसके बाद दोस्तों जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये है कि इसमें जो जीडीपी है, देश के जीडीपी का 6% हिस्सा शिक्षा में व्यय करने का, शिक्षा में व्यय करने का प्रावधान है। क्यों ऐसा भाई? क्योंकि शिक्षा के स्तर को सुधारना है तो उसमें खर्चा तो करना पड़ेगा ना, और शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए उसमें खर्चा करेंगे तब तो आएगा। जैसे उदाहरण के लिए अच्छे जगह हमें पढ़ना है तो पैसा लगता है, तो इसी तरह ये याद रखना है आपको, ये 6% जीडीपी का जो 6% हिस्सा है उसको शिक्षा में व्यय करने की बात यहां पर कही गई थी। इस पॉइंट को ध्यान रखना। अब नई एजुकेशन पॉलिसी के बारे में मैं एक महत्वपूर्ण पॉइंट आप लोगों को बता रहा हूं। नई एजुकेशन पॉलिसी का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो कैसा होना चाहिए? इसके स्ट्रक्चर बहुत महत्वपूर्ण है। इस बार आप लोगों के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। 5, 3, 3 और 4, ये ध्यान रखेंगे। 5, 3, 3, 4, इसको याद रखने के लिए 5334 ऐसे याद रखने। 5, 3, 3, 4 ये स्ट्रक्चर है। इसमें दोस्तों 5 साल का जो शुरुआत का जो 5 साल की जो पढ़ाई होगी, इसको नाम दिया गया है फाउंडेशन स्टेज। फाउंडेशन, इसको नोट करने का जरूरत नहीं है, ये इसका नोट्स आप लोगों को मिल जाएगा। जिस नाम से हमारा YouTube चैनल है AI1 स्टडी, इसी नाम का हमारा टेलीग्राम चैनल भी है। उस टेलीग्राम सर्च करेंगे तो हमारा चैनल मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। पहला स्टेज है, पहला 5 साल फाउंडेशन स्टेज। इसके बाद दूसरा जो है, ये दूसरे स्टेज को प्रिपरेटरी स्टेज कहते हैं। प्रिपरेटरी स्टेज, या इसी को आप प्राथमिक कह सकते हो, प्राइमरी शिक्षा। आप प्राइमरी या प्राथमिक शिक्षा कह सकते हो इसी स्टेज को। जबकि ये वाला जो है, ये तीसरा, ये माध्यमिक शिक्षा है। माध्यमिक, मिडिल स्कूल, माध्यमिक शिक्षा। और ये हाई स्कूल के लिए होगा, उच्च शिक्षा, हाई स्कूल, ठीक है, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा। इस तरह आपके ये 4 स्टेज होंगे। पहला फाउंडेशन, दूसरा प्रिपरेटरी जिसको आप प्राइमरी भी कह सकते हो, तीसरा जो है मिडिल स्कूल जिसको माध्यमिक स्तर कहेंगे, और चौथा हाई स्कूल जिसको हम उच्च शिक्षा के लिए हम कहेंगे। अब दोस्तों ये कौन कौन से साल में बच्चे यहां तक आएंगे? ध्यान रखने, एडमिशन के लिए 3 वर्ष होना आवश्यक है। 3 वर्ष के बाद, 3 वर्ष के बाद, 3 वर्ष के बाद का क्या अर्थ है ये बताइए। एग्जाम में ये प्रश्न पूछ सकता है। 3 वर्ष के बाद का अर्थ है चौथे साल से एडमिशन लेना है। इसी को हम कहेंगे चौथा साल, 4th वर्ष से। अगर बच्चे का उम्र 3 वर्ष पूरा हो चुका, चौथा साल चल रहा है, तब उसका एडमिशन आप करा सकते हैं। तो शुरू का जो ये प्राइमरी स्टेज है, ये जो शुरू के 5 साल है, इस शुरू के 5 साल में दोस्तों शुरू का 3 साल जो है ये बेसिक रहेगा। शुरू का 3 साल बेसिक, उसके बाद पहली और दूसरी कक्षा होगा। पहली कक्षा और दूसरी कक्षा, मतलब ये शुरुआत के 5 साल में से 2 ही कक्षा पहली और दूसरी है। बाकी के 3 साल खाली बेसिक है। जैसे आप बचपन स्कूलों में, जैसे सरस्वती स्कूलों में अरुण उदय पढ़ते थे, या अंग्रेजी स्कूलों में KG1, KG2 या नर्सरी, इस टाइप के क्लास के नाम होते थे। उसी तरह इसको बेसिक कहा गया है।
इसके बाद ये तीसरा जो प्राइमरी जो कक्षा है वो क्लास 3 से शुरू होगा, कक्षा 3, कक्षा 4 और कक्षा 5। कक्षा 3, कक्षा 4 और कक्षा 5 होगा। फिर माध्यमिक कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8 और फिर उच्च जो है वो कक्षा 9, कक्षा 10, कक्षा 11 और कक्षा 12। मतलब इसमें कोई माध्यमिक में कोई बदलाव नहीं है। माध्यमिक 6, 7, 8 ही है और प्राइमरी 5वीं तक ही खत्म हो जा रहा है। बस अंतर यह है कि इसमें शुरू बेसिक को इसमें शामिल किया गया है, बेसिक कक्षा जो है इसमें शामिल किया गया है। अब इसके बारे में यह पूछा गया है दोस्तों, ये ध्यान रखना, अगर यहां एडमिशन ले लिया ये पहले वर्ष, मतलब यहां से ऑफिशियल कक्षा स्टार्ट हो गया, ऑफिशियल शिक्षा प्रारंभ, ऑफिशियल शिक्षा प्रारंभ। अब बताइए ऑफिशियल शिक्षा प्रारंभ के कौन सवें वर्ष में शुरू हो गया? ऑफिशियल शिक्षा प्रारंभ कौन सवें वर्ष में शुरू हो गया? तो 3 साल पूरा करने के बाद अर्थात चौथे वर्ष में ये पूरा हो गया, तो ये चौथे वर्ष से शुरू हो जाएगा। ये ध्यान रखिए, ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद जो आप लोगों को याद रखना है वो ये है कि प्राइमरी शिक्षा को मातृभाषा में पढ़ाने पर जोर दिया गया है। ये मॉडल प्राइमरी शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा के लिए भाषा क्या होनी चाहिए? तो वो होनी चाहिए मातृभाषा। मातृभाषा किसे कहते हैं दोस्तों? मातृभाषा वह भाषा है जो आप बचपन में सीखते हैं, जो आप बोलचाल के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसको सीखने के लिए आपने ग्रामर नहीं पढ़ा, जिसको सीखने के लिए आप लोगों को कोई बुक पढ़ के जिसको आपने नहीं सीखा, जिसको कोई स्पोकन क्लास करके आपने नहीं सीखा, तो ऐसे भाषा को हम मातृभाषा कहते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ी वैसे तो एक बोली है लेकिन हम लोग भाषा मानते हैं, तो छत्तीसगढ़ी हमारी मातृभाषा है। हिंदी भी हमने घरों से ही सीखा है, या तो टीवी देखकर, या तो आसपास के लोगों को बोलते सुनकर, या तो स्कूल में टीचरों से बात करते हुए, तो वो भी हमारा हिंदी जो है एक मातृभाषा है। तो ये मातृभाषा हमारा छत्तीसगढ़ी है, मातृभाषा हमारा हिंदी है। तो हमें ऐसे ही अन्य जो तेलुगु लोग हैं, तेलुगु या तमिल लोग हैं, तो उनकी मातृभाषा तेलुगु या तमिल है। तो वैसे ही जो शिक्षा है प्राइमरी शिक्षा वो मातृभाषा में देंगे, ताकि बच्चे जिस भाषा को बहुत अच्छे से जानते हैं उसमें उन्हें सीखना आसान हो जाएगा। इस तरह ये ध्यान रखना है इसकी पॉइंट। अब यहां पर यह कहा गया है दोस्तों 2025 तक ये टारगेट रखा गया है कि 2025 तक कक्षा तीसरी के लिए, देखिए ये 3rd क्लास, कक्षा तीसरी के लिए आवश्यक कौशल को सुनिश्चित कर लेना है। जो भी इनको आवश्यक चीजें होंगे, आवश्यक कौशल क्या करना है? सुनिश्चित जो भी आवश्यक चीजें हैं कक्षा तीसरी के लिए वो हमारे 2025 तक सभी स्कूलों में अवेलेबल होना चाहिए। ये इसमें कहा गया है। मतलब ये नहीं कि ठीक है हमने शिक्षा नीति लागू कर दिया लेकिन जो जो चीजें चाहिए वो अभी आया ही नहीं है, 2030 आ गया, तो ऐसा नहीं। अगर ये मॉडल लागू होगा तो जो शुरुआत यही कक्षा 3 से ही होगी। कक्षा 3 को जो चीजें चाहिए वो 2025 तक, फिर आगे आगे जो जो चीजें आगे के लिए चाहिए वो भी बढ़ाते चलेंगे। तो कक्षा 3 आगे हम देखते हैं माध्यमिक शिक्षा से रिलेटेड। दोस्तों माध्यमिक शिक्षा के लिए खास बात यह था कि इसमें व्यावसायिक शिक्षा की बात कही गई है। व्यावसायिक शिक्षा पर जोर, शिक्षा पर जोर। व्यावसायिक शिक्षा पर जोर का मतलब दोस्तों यहां पर कुछ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जोड़े जाएंगे जिसमें हर व्यक्ति को कुछ न कुछ एक व्यावसायिक चीजें चुनना पड़ेगा, जैसे बढ़ाई काम, जैसे मैकेनिक का काम, जैसे घर बनाने का काम। इस तरह का कुछ न कुछ नया एक प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। तो इस तरह कुछ भी व्यावसायिक काम जो है या कंप्यूटर से संबंधित चीजें, टाइपिंग वाइपिंग, तो इस तरह ये जो व्यावसायिक शिक्षा है इसमें माध्यमिक स्तर में व्यावसायिक शिक्षा जोड़ा गया है। ध्यान रखना प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा और माध्यमिक स्तर को व्यावसायिक शिक्षा। मध्यम व्यवसाय याद रख लेना, मध्यम व्यवसाय। कैसा व्यवसाय?
मध्यम व्यवसाय। इसके बाद उच्च शिक्षा के लिए यह बात ध्यान रखना, उच्च शिक्षा में परीक्षा पद्धति में बदलाव की बात कही गई है, परीक्षा में सुधार की बात कही गई है। आप जैसा कि जानते हैं कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं जो है बोर्ड क्लास होता है, तो ये बोर्ड क्लास तो होना चाहिए, ठीक है, लेकिन इसमें परीक्षा में सुधार होना चाहिए, परीक्षा पद्धति में बदलाव, परीक्षा में सुधार। कैसे सुधार सर? देखिए, अपन जो पढ़े बचपन में स्कूलों में थ्योरी में, और अभी आप लोग कंपटीशन एग्जाम कैसे फाइट कर रहे हो दोस्तों, अभी आप लोग हॉस्टल वार्डन के लिए कंपटीशन एग्जाम फाइट करोगे, क्या उसमें आप थ्योरी लिखोगे? नहीं, हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जब आगे चलकर हमें जॉब मिलना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तैयारी करके, तो फिर स्कूल में हमें क्यों थ्योरी 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 कराया गया? हमें स्कूलों में भी इसके प्रैक्टिस कराए जाने चाहिए थे। बताइए, आप सहमत हैं कि नहीं है? बिल्कुल। तो ठीक इसी तरह ना दोस्तों, यहां पर ध्यान रखना, पहला तो कि परीक्षा सेमेस्टर में हो, सेमेस्टर में मतलब 2 बार परीक्षा होने चाहिए। बच्चा अगर एक बार कम नंबर लाया तो अगले बार उसे मौका रहेगा कि वो ज्यादा नंबर ला सके। तो परीक्षा सेमेस्टर में होने चाहिए। और दूसरा जो है ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न होने चाहिए, ऑब्जेक्टिव प्रश्न होने चाहिए। तो इस तरह 10वीं और 12वीं का जो बोर्ड परीक्षा है उसको सेमेस्टर वाइज किया जाए और उसे ऑब्जेक्टिव के आधार पर किया जाए, इस तरह की बातें इसमें कहा गया है। इसके बाद दोस्तों आगे जिन लोग टीचिंग डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं टीचर भर्ती के लिए, तो उनके लिए देखिए, अभी बीएड कितने वर्ष का होता है? आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं, ग्रेजुएशन 3 साल और फिर उसके बाद बीएड 2 साल, तो यहां पर इसे हटा दिया गया, 2030 तक कहता है, 2030 तक बीएड जो होगा, ठीक है, बीएड जो होगा ये बीएड 4 वर्षीय होना चाहिए। कितने वर्ष के लिए? 4 वर्षीय, 4 वर्षीय बीएड 2030 के बाद ये ऐसा होना चाहिए। ये बात कहा गया है दोस्तों इस नई एजुकेशन पॉलिसी में। तो इस तरह की बातें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके पहले जो है नेशनल, एक और बात मैं बता रहा हूं, 1986 में, इसके पहले 1986 में एनईपी आया था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी मतलब राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति आया था। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आया था इसमें बाद में संशोधन हुआ लक्ष्य प्राप्ति के लिए। इसमें संशोधन हुआ था 1992 में, और 1992 में इसे लागू किया गया संशोधन करके। इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखना। फिर फाइनली सन 2020 में नई एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई। अब इस तरह आपसे इस तरह के किस तरह प्रश्न बने हुए हैं, अभी हमने जो कहानी पढ़ा उसमें ये हम देख लेते हैं यहां के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए भाई, वर्तमान में नई शिक्षा नीति किस वर्ष से लागू हुई? बताइए, नई शिक्षा नीति किस वर्ष से लागू हुई? वेरी गुड, इसके लिए राइट आंसर है 2020। 2020 से लागू हुई। अगला है, एक प्रश्न है, मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। यह किसका कथन है? अंतर्निहित क्षमता, मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। अंतर्निहित जो पूर्णता है, हमारे अंदर में जो पूर्णता है, उसी को व्यक्त करना ही शिक्षा है। वेरी गुड, ये कथन स्वामी विवेकानंद का है। इसको हमने जो पेड कोर्स है वहां पर पढ़ा है, ठीक है। तो मनुष्य की अंतर्निहित क्षमता, अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है,
ये कहा है विवेकानंद ने। इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए विवेक कहां होता है? अंतर्निहित होता है। विवेक, हमारे अंदर कितना विवेक है, कितना सूझबूझ है, कितना ज्ञान है, क्या बाहर से दिखता है? बाहर से नहीं दिखता दोस्तों, वो अंतर्निहित होता है। तो विवेक अंतर्निहित होता है, ये ट्रिक याद रखना। विवेक अंतर्निहित होता है। विवेक से विवेकानंद, विवेक अंतर्निहित होता है। तो विवेक अंतर्निहित होता है, इसको ध्यान रखना है। इससे याद हो जाएगा अंतर्निहित, पूर्णता को अभिव्यक्त करना शिक्षा है विवेकानंद। नई शिक्षा नीति किस वर्ष में आए शिक्षा नीति के कमियों को दूर करने के लिए लाया गया? कौन से वर्ष में जो शिक्षा नीति आया था उसके कमियों को दूर करने के लिए इसे किया गया है? चलिए फटाफट जवाब दीजिए। वेरी गुड। अभी मैंने बताया दोस्तों 1986 में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आया था, ठीक है, उसी में पहला तो सुधार हुआ, भले ही 1992 में जो सुधार हुआ उसमें इसके कार्य योजना बनाए गए और लक्ष्य प्राप्ति पर जोर दिया गया, उसे यहां लागू किया गया था। आया यहां था और लागू यहां किया गया, लेकिन इसमें बदलाव की जरूरत थी, इसलिए 1920 में हमने इसमें बदलाव किया। तो याद रखना है 1986 के नीति का कहां बदलाव हुआ? 2020 में। तो ये था आपके इससे संबंधित। आगे बढ़ते हैं। अगला है नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा के साथ निम्न में से किस मंत्रालय का नाम परिवर्तन किया गया? कौन से मंत्रालय का नाम परिवर्तन किया गया? आप लोगों को ट्रिक में मैंने बताया है। मानव के शिक्षा से प्रत्येक व्यक्ति के रचना में रंग भरेंगे। मानव के शिक्षा से मतलब मानव संसाधन मंत्रालय का नाम क्या किया गया? शिक्षा मंत्रालय नाम किया गया। ठीक, तो इस तरह इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में किस वर्ष संशोधन किया गया? राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कौन से साल संशोधन किया गया ये बताएंगे। चलिए फटाफट, आप लोग जानते हैं दोस्तों इसमें संशोधन 1992 में हुआ था। 1992 में इसमें क्या हुआ? संशोधन हुआ। चलिए अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 किसकी अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है? किसके अध्यक्षता वाले समिति के रिपोर्ट पर आधारित है? रंग भरना है, आपको पता है रंग भरना है शिक्षा से, तो कस्तूरी रंगन ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। वेरी गुड। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 किन व्यक्तियों की रचनात्मक क्षमता के विकास पर विशेष बल देता है? बताइए, किन व्यक्तियों के रचनात्मक विकास पर विशेष बल देता है? किस तरह के व्यक्ति के? आप लोगों को ट्रिक में पता है दोस्तों, मानव के शिक्षा से प्रत्येक व्यक्ति के रचना, आपने जो ट्रिक पढ़ा है उसमें क्या पढ़ा है? प्रत्येक व्यक्ति के रचना में रंग भरेंगे। तो प्रत्येक व्यक्ति की रचनात्मक क्षमता के विकास पर जोर देता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नई शिक्षा नीति 2020 की शैक्षणिक संरचना निम्न में से कौन सी है? देखा, थोड़ा सा थ्योरी पढ़ा, उसमें से कितने सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। देखिए
इतना सा थ्योरी अगर हमने पढ़ लिया तो यहां से कितने सारे क्वेश्चन फंसने के चांसेस हैं। 5334, 5334, इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए 5334, 5334। ठीक, चलिए, और तीनों स्तर क्या क्या है जानते हैं। पहला फाउंडेशन, दूसरा प्रिपरेटरी, और तीसरा स्तर मिडिल स्कूल, और चौथा स्तर हाई स्कूल। चौथा स्तर हाई स्कूल। हाँ, वो बात अलग है, 1986 में जो नई शिक्षा नीति बना था ना, नई शिक्षा नीति। अच्छा, इसका बताओ तो चलो। नई शिक्षा नीति, सॉरी, नई शिक्षा नहीं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। चलिए, तो इसका स्ट्रक्चर क्या था बताइए, तब तो मैं जानूं। इसका स्ट्रक्चर क्या था, एनईपी का। एनईपी का स्ट्रक्चर क्या था बताइए। एला तो पाछू बता है यार, पहली एला बताओ। वेरी गुड, बहुत सुंदर, बिल्कुल सही जवाब आप सभी के। 10+2, 10+2। इसीलिए आप लोग देखना, आपके 12वीं के मार्कशीट में कक्षा 12वीं नहीं लिखा है, वहां पर ऊपर में देखेंगे आप अपने रिजल्ट में, तो जो उच्चतर माध्यमिक ऐसा कुछ लिखा होगा, उसी में लिखा होगा 10+2। तो ये 10+2 है, और इसमें ग्रेजुएशन को जोड़ा गया था तो +3 किया गया, मतलब उच्च शिक्षा के लिए +3 किया गया, उच्च शिक्षा। इसीलिए आप लोग देखिए, ज्यादातर जो बेसिक शिक्षा है वो 3 साल के लिए होते हैं। 3 साल, चाहे बीएससी है चाहे बीए है, आप लोग 3-3 साल के लिए करते हैं। ये स्कूल शिक्षा है, ये स्कूल शिक्षा और ये उच्च शिक्षा। स्कूल शिक्षा को 10+2 किया गया था और उच्च शिक्षा को +3 किया गया। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़े दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 के तहत किस वर्ष तक कक्षा 3 स्तर तक के बच्चों के लिए आधारभूत कौशल सुनिश्चित किया जाएगा। कौन से साल तक शुरुआत, जो कक्षा है कक्षा 3 तक के बच्चों को, प्राइमरी स्तर के बच्चों को, क्योंकि 3 से 5 प्राइमरी स्तर है, 3, 4, 5। चलिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसके लिए राइट आंसर है 2025। 2025 इसके लिए राइट आंसर है, हमने पढ़ लिया है पहले ही। चलिए, नई शिक्षा नीति के तहत किस कक्षा तक शिक्षा में मातृभाषा या स्थानीय भाषा को अध्ययन के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया। कौन से कक्षा तक अध्ययन को मातृभाषा में अपनाने पर बल दिया गया है? कौन से कक्षा तक, कौन से कक्षा तक? हम जानते हैं दोस्तों, प्राथमिक कक्षा तक, प्राथमिक कक्षा में, प्राथमिक में, प्राथमिक स्कूल में। और प्राथमिक स्कूल कौन है? 3, 4, 5, 3, 4, 5 प्राथमिक है। तो कहां तक बोला है, कहां से नहीं, कहां तक? तो ये कक्षा 5वीं तक। ठीक, तो कक्षा 5वीं तक प्राइमरी खत्म, तो कक्षा 5वीं तक। इसके लिए राइट आंसर है 5। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नई शिक्षा नीति के अनुसार किस कक्षा के शैक्षिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल कर दिया जाएगा? कौन से कक्षा से व्यावसायिक शिक्षा शुरू हो जाएगा? कौन से कक्षा से व्यावसायिक शिक्षा शुरू हो जाएगा बताइए दोस्तों। मध्यम व्यवसाय, मध्यम व्यवसाय, माध्यमिक, माध्यमिक कक्षा में। अब माध्यमिक कक्षा 6वीं, 7वीं, 8वीं, ये माध्यमिक है। तो कौन से कक्षा से शुरू हो रहा है? तो 6वीं से शुरू हो रहा है, कक्षा 6वीं से शुरू हो रहा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
अगला है नई शिक्षा नीति के अनुसार स्कूल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा किसके द्वारा तैयार की जाएगी। ये इजी है। पाठ्यक्रम मतलब सिलेबस, सिलेबस किसके द्वारा तैयार किया जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। एनसीईआरटी, एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल ऑफ, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड एजुकेशनल एजुकेशनल रिसर्च, एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, रिसर्च एंड ट्रेनिंग, रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, तो ये नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग यही क्या करेगा, ये जो है ये एनसीईआरटी, इसीलिए आप लोग जब पीएससी के या अन्य किसी यूपीएससी के एग्जाम की तैयारी करते हो तो आप एनसीईआरटी का बुक ढूंढते हो, एनसीईआरटी बुक, क्योंकि यही जो है हमारे राज्य और केंद्र सरकार के जितने भी स्कूल हैं वहां के जो भी सिलेबस है उसको इन्हीं के द्वारा अप्रूवल दिया जाता है। क्योंकि किस तरह का सिलेबस होना चाहिए, बच्चों को कैसा पढ़ाना चाहिए, कौन से स्तर का पढ़ाना चाहिए, इन सब को डिसाइड करने का काम कौन करता है, एनसीईआरटी ही करता है। तो ये ध्यान रखना है। आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है छात्रों के समग्र विकास को लक्ष्य में रखते हुए किन कक्षाओं की परीक्षाओं में बदलाव किया जाएगा। समग्र विकास को लक्ष्य में रखते हुए कौन से कक्षा में के परीक्षा में बदलाव किया जाना है। कौन से कक्षा में बदलाव करना है, परीक्षा में बदलाव करना है। तो बोर्ड कक्षा, ठीक है, और वो कौन कौन से बोर्ड कक्षा है भाई, 10वीं और 12वीं। इस 10वीं और 12वीं के बोर्ड परीक्षा को कैसा किया जाए, इस 10वीं और 12वीं के बोर्ड परीक्षा को सेमेस्टर के आधार पर बांटा जाए और इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिए जाएं। तो ये इस तरह का होना चाहिए। छात्रों को अपने भविष्य से जुड़े निर्णय लेने में सहायता प्रदान करने के लिए किसकी सहायता ली जाएगी, बताइए। छात्रों को अपने भविष्य से जुड़े निर्णय में सहायता प्रदान करने के लिए किसकी सहायता ली जाएगी। मतलब अब आने वाले समय में एजुकेशन में किस नए टेक्नोलॉजी को जोड़ना है, ये बेसिक क्वेश्चन है, इसलिए इसको आपको वहां नहीं पढ़ाया, ऑब्जेक्टिव में डील कर दूंगा कह के। अभी आने वाले समय में कौन सा नया चीज दुनिया में चल रहा है भाई, दुनिया में अभी जो नया चीज चल रहा है वो है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई शॉर्ट में। आजकल इसी एआई को आप लोग अपने व्हाट्सएप में, आजकल अपने फेसबुक के मैसेंजर में देख रहे होंगे दोस्तों। आजकल एआई टेक्नोलॉजी काफी डेवलप हो गया। अब आप वहां पर अब गूगल जाने का जरूरत नहीं, अब आप वहां आप क्वेश्चन लिखिए, व्हाट्सएप में जो गोल करके एक चक्री टाइप का चिन्ह दिया है वहां क्वेश्चन लिखिए और वहां सेंड कर दीजिए, वो आंसर लाके दे देगा आपको। लेकिन ध्यान रखिएगा उसका जरूरी नहीं है आंसर 100% सही ही हो, कभी हो सकता है गलती। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यहां पर क्या किया गया है, शामिल किया जाएगा आने वाले बच्चों के बेहतर एजुकेशन के लिए। ठीक है, तो इस तरह आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, तो एक तरह से हम समझे तो पहले के कंप्यूटर जो होते थे उसमें स्वयं के निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती थी। लेकिन दोस्तों अब आजकल जो कंप्यूटर आ गए जिसको रोबोट कह रहे हैं हम लोग, उनमें स्वयं से निर्णय लेने की भी क्षमता होगी। उसी को कहा जा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
मतलब इंसान अब ऐसे बुद्धि बना रहा है जो खुद तर्क कर सकता है। तो इस चीज को ध्यान रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस परिषद की सहायता से शिक्षकों के लिए, ध्यान रखिएगा, शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक का विकास किया जाएगा? शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक का विकास किया जाएगा। बताइए कौन से परिषद के लिए? शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक विकास बोल डाला था, वो व्यावसायिक मानक विकास, व्यावसायिक मानक विकास। तो शिक्षक से संबंधित चीजें यहां पर देखिए, शिक्षक से संबंधित कौन है? ये राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। यहां शिक्षक से संबंधित हमें परिषद चाहिए और शिक्षक यहां अध्यापक का मतलब है, तो ध्यान रखना है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद जो है यह बताएगा कि टीचिंग स्किल कैसी होनी चाहिए, कैसे बच्चों को पढ़ाना है, कैसे उनका बेहतर विकास कर सकेंगे टीचर। चलिए अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति के अनुसार किस वर्ष तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री 4 वर्षीय बीएड, 4 वर्षीय बीएड का होना अनिवार्य है? 4 वर्षीय बीएड डिग्री का होना अनिवार्य है। कब तक के लिए? इसका जवाब है दोस्तों 2030। वेरी गुड, ये पॉइंट अपन अभी चर्चा करे हैं, तो इसका राइट आंसर है 2030। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार बच्चों में कितने वर्ष पश्चात औपचारिक रूप से शिक्षा का आरंभ हो जाता है? बताइए भाई, बच्चों में कितने वर्ष के बाद शिक्षा आरंभ हो जाता है? कौन से वर्ष में शिक्षा आरंभ हो जाता है? कौन से वर्ष में शिक्षा आरंभ हो जाता है? तो याद रखना दोस्तों, चौथे वर्ष में, चौथे वर्ष में, ठीक है, चौथे वर्ष में शिक्षा आरंभ हो जाता है। इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। तो ये था दोस्तों हमारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन और ये था महत्वपूर्ण टॉपिक। दोस्तों अगर ये है और हमारे ऑल इन वन कोचिंग शिवरी नारायण से 450 से अधिक सेलेक्टेड स्टूडेंट जिन्होंने हमारे कोचिंग का मान बढ़ाया है। दोस्तों अगर आपको भी हमारे ऑल इन वन कोचिंग शिवरी नारायण से कोई भी कोर्स परचेस करना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। आज 50% ऑफर का लास्ट डेट है। आप हमारे एप्लीकेशन AI1 स्टडी पर जाकर आप कोर्स परचेस कर सकते हैं। दोस्तों जैसा YouTube का नाम है वैसा ही हमारे एप्लीकेशन का नाम है, वैसा ही हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है। इसमें कुछ कोर्स हमारे उस ऐप में चल रहे हैं और कुछ कोर्स हमारे एक और ऐप में चल रहे हैं। तो अगर आप जो कोर्स चाहते हैं वो ना मिले तो आप हमें ऊपर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त दोस्तों अभी जो हमारा कोर्स हमारे पास जो अवेलेबल है वो PSC एवं व्यापम का 15 महीने का पूरा डिटेल कोर्स है। एक बार पढ़िए, सभी एग्जाम में काम आएगा। हॉस्टल वार्डन का 6 महीने का वैलिडिटी के लिए 3000 और 2 महीना का वैलिडिटी केवल एग्जाम तक के आसपास का चाहिए तो मात्र 1500 में मिल जाएगा। सेम कोर्स, वैलिडिटी बस का अंतर है, कोर्स वही है, ठीक है। 2 महीने का वैलिडिटी चाहिए तो 1500 और 6 महीने का वैलिडिटी तो 3000। छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती का 4000 फीस है, प्रयोगशाला परिचारक का 2000 फीस है, प्रयोगशाला सहायक शिक्षक 2500, पुलिस भर्ती 2000, SSC GD 2000, मैथ्स का क्लास आपको 1500 में मिल जाएगा कोई एक एग्जाम के लिए। और अगर हर एग्जाम PSC व्यापम के सभी एग्जाम में काम आए ऐसा चाहिए तो 3000 में आपको मिल जाएगा। हॉस्टल वार्डन के 5 टेस्ट सीरीज मात्र 150 रुपए, इसमें अभी और डिस्काउंट चल रहे हैं, ये 100 रुपए में मिल जाएंगे। और प्रयोगशाला परिचारक का टेस्ट सीरीज, इसमें 10 टेस्ट सीरीज है, ये आपको 180 रुपए में मिलेंगे। ये था। बाकी जानकारी के लिए आप हमारे कोचिंग के नंबर पर संपर्क करें। दोस्तों वीडियो कैसा लगा ये हमें जरूर बताइएगा और ऐसे ही अगर क्लास चाहिए तो हमें ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए। अगर इसी टॉपिक पर और क्लास चाहिए आपको, खेल एवं शिक्षा मनोविज्ञान पर, अभी खेल का टॉपिक इसमें नहीं जोड़ा हूं, तो
ज्यादा से ज्यादा हमें कमेंट करिए। अगर आपको आपके डिमांड ज्यादा रहेंगे तो जरूर आगे और क्लास इस टॉपिक पर लाएंगे। तो चलिए यहीं तक रखते हैं दोस्तों आज का क्लास। मिलेंगे अगले दिन अगले किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।